नमस्कार दोस्तों। अमेरिका, ईरान और इजराइल के 40 दिन चले युद्ध के बाद अमेरिका ने एक तरफा 15 दिन के लिए युद्ध विराम की घोषणा की और कहा इन 15 दिनों में बातचीत की जाएगी और इसके बाद जो नतीजा निकलेगा उसके आधार पर तय किया जाएगा कि आगे की स्थिति क्या रहेगी। इस प्रस्ताव को ईरान ने भी स्वीकार किया और चाहे अनचाहे इजराइल ने भी स्वीकार किया। लेकिन ये जिस दिन ये प्रस्ताव लाया गया और स्वीकार किया गया उसी दिन इजराइल ने लेबनान के ऊपर भारी बमबारी की और उसमें करीब करीब पहले दिन ही उन्होंने 250 लोगों को मार डाला। ये 250 लोग आम नागरिक थे और इनका आतंकी संगठनों से कोई संबंध नहीं था और ना ये आतंकी थे। सवाल उठा कि जब युद्ध विराम लागू हो गया तो इजराइल क्यों हमला कर रहा है। तो इजराइल ने कहा कि जो युद्ध विराम लागू किया गया है ये अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच है और इसमें लेबनान शामिल नहीं है। ये आप अनुमान लगाएं, कोई भी जरा भी समझ रखने वाला आदमी वो जानता है कि जहां अमेरिका और इजराइल साथ मिलकर लड़ रहे थे वहीं ईरान के साथ लेबनान भी लड़ रहा था और कहा जाता है कि उनका जो आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह वो ईरान की तरफ से लड़ रहा था। जब युद्ध विराम होगा तो ये दोनों तरफ से होगा, यानी अमेरिका और इजराइल भी रुकेंगे और ईरान और लेबनान भी रुकेंगे। लेकिन इजराइल ने ये कहते हुए इस बात को खारिज कर दिया कि हमारा समझौता 3 देश के बीच में है, हमारा समझौता लेबनान के बीच नहीं है। इस स्थिति में अगर सामान्य तौर से भी देखा जाए तो युद्ध विराम का कोई अर्थ नहीं रह जाता और न उसका कोई मतलब रह जाता है कि आप जो बातचीत होनी चाहिए थी वो बातचीत में आप एक प्रकार से एक आपने एक ऐसा पहलू ढूंढ लिया कि जहां पर आप उस युद्ध के विराम का जो कार्यकाल है या जो समय है उसमें आप कोई ना कोई खलल डाल दें। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल नहीं चाहता कि ये युद्ध विराम हो और ये युद्ध किसी भी तरीके से रुके, उसकी इच्छा कुछ और है। सोचने वाली बात यह है कि जब 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया और 250 उनके नागरिकों को बंधक बना लिया और इसमें लगभग 1200 लोगों की मौत हुई और इसके बाद जब इजराइल ने प्रतिक्रिया दी और उसके बाद जो उसने हमला किया गाजा पर और हमास के ठिकानों पर, तो इसमें उसने हजारों हमास के आतंकवादियों को मारा और लगभग 80,000 गाजा में जो रहने वाले नागरिक थे, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, वृद्ध, उन सबको भी मार डाला। एक प्रकार से नरसंहार कहा गया। लेकिन इस पर किसी ने उंगली इसलिए नहीं उठाई कि सबने ये माना कि जब इजराइल के ऊपर हमला किया गया तो इजराइल को यह अधिकार है कि वो अपनी रक्षा करे और उसके रक्षा न करे, न केवल रक्षा करे बल्कि अपनी प्रतिक्रिया भी दे और उसमें वो जो कदम उठाए ये उसका अधिकार बनता है। यहाँ पर सारी नैतिकताएं पीछे कर दी गई और विश्व में किसी भी देश ने इस प्रत्युत्तर को गलत नहीं माना और न कुछ कहा। हालांकि 80,000 आम नागरिकों को मार डालना ये एक बड़ा नरसंहार है, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे नैतिकता के दायरे में माना और हर देश ने माना। उसी तरह अगर आप इस बात पर आ जाएं कि इजराइल ने और अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया तो ईरान ने कुछ नहीं किया था। सारी बातचीत टेबल पर चल रही थी और ईरान ने कुछ नहीं किया था और इन्होंने एक साथ हमला करके, कहा जाता है कि 270 के आसपास स्कूल में पढ़ने वाली जो बच्चियां थीं, उस बच्चियों का स्कूल था, उस पर हमला करके उनको मार डाला और न केवल उनको मारा बल्कि ईरान के सबसे सर्वोच्च नेता, धार्मिक नेता खमेनी साहब को पूरे साथियों के साथ मार डाला। जिस तरह से वो बमबार्डिंग की गई थी जहां वो थे, तो एक प्रकार से कहना चाहिए कि इससे बड़ी दहशत कोई हो नहीं सकती। शायद मेरे को लगता है कि कोई भी ऐसा शरीर का हिस्सा उन लोगों में से किसी का शायद ही कभी मिल पाए कि
पहचान हो पाए कि ये फला फला थे, ये फला फला थे। तो जो इजराइल ने हमास के साथ किया था, तो निस्संदेह यही नीति, शर्त और सिद्धांत इजराइल के ऊपर भी लागू होता है कि ईरान को भी अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार था और है, क्योंकि पहले आपने हमले की शुरुआत की है। यहाँ पर इजराइल और अमेरिका नैतिक रूप से बहुत कमज़ोर है, लेकिन फिर भी वो अपनी धौंस और धपट दिखाते हुए पूरे विश्व में अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि इस एक छोटे से पिद्दी देश के कारण पूरे विश्व को परेशानी उठानी पड़ रही है। पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था तार तार हो रही है। और ये छोटा सा पिद्दी देश ये बताता है कि जो हम कहें वही सही है, जो हम करें वही सही है। और सब ये सारा होता हुआ, सारी घटना को होता हुआ देखने के लिए बाध्य है। ये कौन सा इंसाफ है, कौन सा न्याय है, कौन सा सिद्धांत है, ये तो वो इजराइल और अमेरिका जाने, और जो उस देश जो इसके कुकर्मों को बर्दाश्त कर रहे हैं वो देश जाने। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस हमलों में नैतिक रूप से किसी भी देश का समर्थन इजराइल और अमेरिका के साथ नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है, तो फिर ईरान अगर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है या जो इजराइल है वो युद्ध की शर्तें नहीं मान रहा है, तो फिर आगे जाके बात कहाँ ठहरेगी, ये समझने की बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब समय आ गया है कि पूरे विश्व को एक साथ होकर इस तरह की घटनाओं का प्रतिवाद करना चाहिए। और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि आदमी, एक छोटा सा देश, अपने मनमर्जी के लिए, जिसका ना कोई उद्देश्य, ये पूरे देश को संकट में डाले। ये इजराइल का मसला है। इजराइल अपनी समस्याओं को अपने तरीके से देखे, अमेरिका का अपना मसला है, वो अपनी तरह से अपनी समस्याओं को देखे। लेकिन इस तरीके से पूरे विश्व को आर्थिक रूप से बंधक बना लेना, ये किसी भी दिशा में ठीक नहीं कहा जा सकता। और इस अर्थशास्त्र के कारण पूरे विश्व पर हर तरह का प्रभाव पड़ता है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, व्यापार हो, जो भी देश चलाने के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, उन सब पर प्रभाव पड़ता है। और इसका कारण क्या है? एक छोटा सा देश जो सिर्फ हठ धर्मिता के कारण पीछे हटने को बाजी नहीं आ रहा है। जब युद्ध विराम हो गया और समझौते की बात हो गई, तो उसे टेबल पर बैठ कर समझौता करना चाहिए था। ये कोई समझौता नहीं है कि आप कहें कि हमारे तीन के बीच था और उनके बीच नहीं था, और आप यही वातावरण वहां बरकरार रखना चाहें युद्ध वाला, तो ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये तो इजराइल को समझना होगा और अमेरिका को भी समझना होगा। ठीक है, सब अपनी अपनी सबकी नीतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्वाभिमान है। आदमी, स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज़ है। और सभी देशों का स्वाभिमान, जितने भी देश हैं, दो देशों को छोड़कर सभी का स्वाभिमान पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और अब ये समय आ गया है कि सारे विश्व के देश स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सामने आए और सभी लोग इसमें सहभागिता करें। ये समझौता जो दोनों बैठ के तीनों कर रहे हैं, इसमें पूरा विश्व कहे कि समझौते में जो यूनाइटेड नेशन है वो, और जो उसमें और जो देशों को वो शामिल करना चाहे, वो सब इस समझौते में शामिल हो। ये तीनों के बीच समझौता की टेबल पर बैठना, कोई, मेरे को नहीं लगता कि इसका कोई स्थायी समाधान निकलेगा। और अगर स्थायी समाधान निकलना है तो इस समझौते में पूरे विश्व को जोड़ना होगा। चुने हुए देश हैं, यूएन उनका चयन करे और सबको साथ बिठाए। अगर आप कहें कि ये तीनों देश किसी स्थायी समझौते पर पहुंच जाएंगे, तो यह असंभव है, संभव ही नहीं है। और क्योंकि ये हठधर्मिता जो है, ये दोनों छोड़ने वाले नहीं है। और ये अगर हठधर्मिता नहीं छोड़ेंगे तो वातावरण जो है ऐसा ही बना रहेगा। तो अगर भविष्य में इस तरह की घटनाएं और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सारे विश्व को आगे आना पड़े, तो आगे आना चाहिए। और भारत को अपनी भूमिका बहुत बड़े स्तर पर निभानी चाहिए, क्योंकि जो हम सिर्फ जवानी विश्व गुरु न बने, हम कुछ कर्म करके भी बताएं और साबित करें कि हाँ, हम विश्व गुरु भले ही न बने, न हो, लेकिन हम उस दिशा में आगे जरूर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।